Do you want to know? ओके तो भाई न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने देखा था, फोर्स की डेफिनेशन देखी थी और हमने ये भी देखा था कि फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। कोई भी मोशन क्यों होता है? बिकॉज उस पर फोर्स लगता है। फिर न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पे है तो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा या तो मोशन वाला ऑब्जेक्ट मोशन पे ही रहेगा जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता तब तक। अब स्टूडेंट्स भाई जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बच्चा लोग इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है मैं 2 मिनट में बता रहा हूं आपको। अब देखिए भाई लॉ ऑफ इनर्शिया, कई बार आपको ऐसा आता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इनर्शिया, तो उसका मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ही होता है। अब ये करता क्या है भाई? ये फोर्स की डेफिनेशन आपको देगा। क्या देगा आपको? फोर्स की डेफिनेशन कि भाई फोर्स होता क्या है। फोर्स होता क्या है भाई? बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। फिर गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट किया, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से न्यूटन का फर्स्ट लॉ मिला। तो एक्चुअली फर्स्ट लॉ आपको फोर्स की डेफिनेशन देगा। कैसे? सुनते जाओ। अब देखो भाई हम डिस्कस करते हैं इनर्शिया क्या होता है। बच्चा लोग हम लोग आप सब ने कभी ना कभी बस में ट्रैवल किया होगा, ट्रक में पीछे बैठ के ट्रैवल किया होगा। मैंने भी किया हुआ है बहुत बार। अब जब भी बस एकदम मुड़ती है, बस अगर यूं मुड़ रही है तो मेरी बॉडी यूं जाती है, बस अगर यूं मुड़ रही है तो मेरी बॉडी यूं जाती है, बस ब्रेक मारती है तो मेरी बॉडी आगे जाती है। जब बस एक्सीलरेट करती है, गाड़ी जब चलाना चालू करती है बस, तो हमारी बॉडी पीछे जाती है। सिर्फ बस में ही नहीं, कार में भी, बाइक में भी। अगर कार को ब्रेक मारो तो हम आगे हो जाते हैं, रेस दो तो हम पीछे हो जाते हैं, है ना? ये हमने देखा है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इनर्शिया के कारण। देखो आज हमारी जितनी भी बॉडी है, लिविंग बॉडी या नॉन लिविंग बॉडी, उन सब की एक प्रॉपर्टी है। सभी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है। क्या? कि वो अपने मोशन में जो चेंज हो रहा है उस चेंज को अपोज करती है। भाई एज पर एग्जांपल सपोज करो कि ये ट्रक का या बस का नीचे का सरफेस है और मैं इसके ऊपर खड़ा हूं। अभी बस जो है वो रेस्ट पे है, लेकिन जैसे ही बस आगे निकलने की शुरुआत करेगी, मेरी बॉडी ये चाहेगी कि यार अगर मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट में ही रहूंगा, अगर मैं रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट में ही रहूंगा, मुझे मोशन में नहीं आना, ये मेरी बॉडी चाहेगी। अब कर क्या रही मेरी बॉडी? उसको अपोज कर रही है कि बोले मैं आगे नहीं जाऊंगी। लेकिन भाई जो मेरे पाँव हैं वो तो पीछे टच है, पाँव तो नीचे टच है, तो ना चाहते हुए भी उसको आगे जाना पड़ेगा। तो आगे जा रही है लेकिन साथ में अपोज भी कर रही है। इसी वजह से मेरी जो ऊपर की बॉडी है वो पीछे हो जाती है। सिमिलरली जब रेस इंक्रीज होती है तब भी मेरी बॉडी बोल रही है कि जो स्पीड में मैं चल रहा हूं ना, मुझे वही स्पीड पे चलनी है, मुझे स्पीड इंक्रीज नहीं करनी है। ओपोज करने जा रहा है तो ले थप्पड़ खा। ओपोज क्यों कर रहा है तू? भाई अब स्पीड बढ़ेगी तो फिर हमारी बॉडी को भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, हम उसके बस के अंदर बैठे हुए। तो ये प्रॉपर्टी होती है, ये हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। और इसी प्रॉपर्टी को नाम दे दिया गया इनर्शिया। इस प्रॉपर्टी को नाम क्या दे दिया? इनर्शिया। तो इनर्शिया की डेफिनेशन कुछ ऐसी हो गई भाई, the property of any object to oppose its change of motion। भाई मोशन में जो भी चेंज आता है उसको अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं इनर्शिया। अब बच्चा लोग ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये सिर्फ इंसानों की नहीं है, नॉन लिविंग की भी है, झाड़ की भी है, जानवर की भी है। देखो मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक के ही है। भाई आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब भी हम झाड़ को हिलाते हैं तो उसके पत्ते नीचे गिरते हैं, तो वहां पे भी इनर्शिया के कारण। क्यों भाई? जब हम झाड़ को हिला रहे हैं
तो पत्ता जो एक लीफ है वो क्या कोशिश करेगा कि भाई मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही रहना है, मुझे मोशन में नहीं आना, वो ओपोज करने जा रहा है। लेकिन अब वो जुड़ा हुआ है, ब्रांचेस से जुड़ा हुआ है, तो ओपोज करने जाएगा तो खुद ही को नुकसान होगा। और ओपोज करने के चक्कर में वो अगर कमजोर है, अगर उसकी जो लिंक है वो कमजोर है, तो वो झाड़ से टूट जाएगा। एक और एग्जांपल, भाई बस के ऊपर हम सामान को बांध के रखते हैं, क्यों भाई? अगर बस टर्न लेगी तो ऑब्जेक्ट का खुद का एक इनर्शिया होता है, वो उसको ऑपोज करने जाएगा। बस यूं जाएगी तो ऑब्जेक्ट यूं जाएगा, बस ब्रेक मारेगी तो ऑब्जेक्ट आगे जाएगा। तो ऑब्जेक्ट गिर ना जाए, इनर्शिया के कारण वो गिर ना जाए, इसी कारण उसको बांधा जाता है। अब चलो एक चीज याद रखना, इनर्शिया जो है बेटा वो मास पे कि इनर्शिया जो है वो मास पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। देखो आज अगर कोई सामान भारी है तो वो जल्दी बस से गिर सकता है, हल्का सामान हवा के कारण गिरेगा, लेकिन बस के मुड़ाव के कारण या बस के ब्रेक के कारण नहीं। भाई अगर कोई मोटा इंसान बस या ट्रक में ट्रैवल करता है तो वो जल्दी गिरता है एज कंपेरेटिवली एक ऐसे इंसान के कंपैरिजन में जो पतला है। इसका मतलब जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है, ठीक है? इसीलिए इसी वजह से हम कई बार इसको मास ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की मतलब एक प्रॉपर्टी, हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जो अपने मोशन में आए हुए बदलाव को ऑब्जेक्ट करती है, और ये मास के कारण ज्यादा होती है, इसीलिए इसको मास ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ठीक है बच्चा लोग, तो भाई यहां पे आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। भाई सेकंड लॉ समझने से पहले हमें और भी कुछ चीजें समझनी है। सबसे पहले हमें समझना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या है? भाई आपके बुक में बोला हुआ है मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्लीज अपने आप को म्यूट रखो बच्चा लोग। भाई मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। भाई मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से। P मतलब मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? भाई मास का यूनिट क्या होता है? केजी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो भाई मोमेंटम का यूनिट हो जाता है केजी मीटर पर सेकंड। याद रखना मोमेंटम का यूनिट केजी मीटर पर सेकंड। भाई क्या होता क्या है ये मोमेंटम? तो देखो बच्चों बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सरल भाषा में आपको बोलूंगा। मोमेंटम का मतलब होता है धक्का देने की काबिलियत। बहुत ही इजी टर्म्स। काबिलियत, भाई कैपेबिलिटी टू पुश और पुल। भाई धक्का मतलब फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होता है? धक्का मारना। अब वो धक्का यूं मारो कि उसको खींचो, पुश करो कि पुल करो, दोनों ही फोर्स होता है। अब चलो देखो फोर्स देने की काबिलियत भी अलग अलग होती है। भाई सपोज करो आप लोग किसी स्कूटर या कार को धक्का मार रहे हो और उसके बदले एक थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा आ जाता है जो कि अभी हार्डली 6-7 साल का है, वो धक्का मार रहा है। किसका असर ज्यादा होगा? ऑब्वियसली आपका। अब एक जगह पे मैं आ जाता हूं तो किसका असर ज्यादा होगा? ऑब्वियसली मेरा। अब एक जगह पे मैं खली को बुला लेता हूं, द ग्रेट फाइटर खली, तो किसका असर ज्यादा होगा? कौन धक्का ज्यादा लगाएगा? खली। इसका मतलब हो क्या रहा है कि देखो मास बढ़ता जा रहा है। एक छोटे बच्चे का वजन आपके वजन से कम होगा, आपका वजन मुझसे कम होगा, मेरा वजन खली से कम होगा। इसका मतलब जो धक्का देने की काबिलियत है वो डिपेंड करती है
किस पे डिपेंड करती है? एक तो मास पे, भाई जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा धक्का देने की काबिलियत। दूसरा एग्जांपल, भाई सपोज करो कि मैं और एक मेरा हमशक्ल है, हूबहू बलजीत सर पार्ट 2। अब हम दोनों एक साथ भाग रहे हैं, मैं थोड़ा धीमे धीमे भाग रहा हूं और मेरा हमशक्ल जो बहुत तेजी से भाग रहा है, और हम दोनों किसी से जाके टकरा गए। भाई सपोज करो कि आगे मेरी वाइफ आ गई, डुप्लीकेट, मतलब एक ओरिजिनल मेरे सामने और डुप्लीकेट वाइफ मेरे डुप्लीकेट के सामने आ गई। किसको ज्यादा फोर्स लगेगा? ऑब्वियसली जो देखते रहो हो जाएगा। भाई देखो अब यहाँ पे, हाँ तो भाई अब वो क्या रहा है, देखो मेरा जो हमशक्ल है वो बहुत तेजी से भाग रहा है और मैं धीमे धीमे भाग रहा हूँ, तो अगर वो किसी से जाके टकराता है, मैं किसी से जाके टकराता हूँ, तो उसके कारण चोट ज्यादा लगेगी। चलो एक काम करो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है आप छोड़ दो, चलो एक एग्जांपल में आपको ले लेते हैं। भाई आप भाग रहे हो और आप ही के साथ में आपका एक फ्रेंड भाग रहा है, या चलो आपका फ्रेंड चल के आ रहा है, आपका फ्रेंड चल के आके मुझे धक्का मार रहा है और उसकी जगह पे आप हो जो दौड़ के आ रहे हो और मुझे धक्का मार रहे हो, तो किसके समय ज्यादा फोर्स लगेगा? धक्का किसके समय ज्यादा लगेगा? ऑब्वियसली जो भाग के आ रहा है उसके केस में। क्यों? बिकॉज उसके पास वेलोसिटी आ गई। इसका मतलब मोमेंटम मास के साथ साथ वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो देखो धक्का मारने की काबिलियत, कौन कितना धक्का मार पाएगा उसको हम बोलते हैं मोमेंटम, और मोमेंटम को दिया जाता है मास इनटू वेलोसिटी से। ठीक है।